अरविंद केजरीवाल आज सरकार में नहीं है, आज मुख्यमंत्री नहीं है, तो आज गरीब और आम लोगों का जो है रहना जो है मुश्किल हो रहा है। मोहल्ला क्लिनिक बंद किए जा रहे हैं, अलग अलग बहाने बना के स्कीमें बंद की जा रही हैं। फरिश्ते स्कीम बंद कर दी, एक्सीडेंट होता था किसी का तो मुफ्त इलाज हो जाता था प्राइवेट अस्पताल में, वो बंद कर दी। ना हम उनको ट्रांसफर कर सकते, ना हम उनकी पोस्टिंग कर सकते, ना हम उनको सस्पेंड कर सकते, ना हम उसको शो कॉज कर सकते। क्या लगता है आपको, क्या दिक्कत क्या है ये बड़ा हैरान करने वाला ऑर्डर है। हाँ। कि मुख्यमंत्री जो राजस्व विभाग की मंत्री हैं, उनके विभाग द्वारा ऑर्डर निकाला गया कि कोई भी मंत्री या विधायक अब डीएम को नहीं बुला सकता। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 में बनी, तो इन्होंने सोचा कि जीडीपी कैसे बढ़ाई जाए। एक तरीका तो ये है कि देश के अंदर विकास होगा तो जीडीपी बढ़ जाएगा। जी बिल्कुल। दूसरा तरीका ये है कि जीडीपी के जो आंकड़े हैं उसके अंदर कुछ ऐसा खेल कर दिया जाए कि अब जीडीपी जिस तरह से कैलकुलेट किया जाता है वो नया तरीका बना दिया जाए, तो अपने आप बढ़ जाएगा। तो उन्होंने वही किया। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटता हूं, गीत नया गाता हूं। अटल जी की लिखी ये कविता है आम आदमी पार्टी के एक नेता पर बिल्कुल चरितार्थ होता है। 2025 के विधानसभा चुनाव में ग्रेटर कैलाश से हार मिलने के बाद उन्होंने एक आम जनसभा की जिसमें वो बहुत भावुक हो गए। इस बीच जनता का प्यार उन्हें बहुत मिला, लोगों ने उन्हें ढांढस दी। उसके बाद उन्होंने YouTube पर एक चैनल बेरोजगार नेताजी के नाम से शुरू किया। जाहिर सी बात है, जनता के बीच रहने का एक माध्यम उन्होंने खोज लिया। उसके बाद उन्हें पार्टी ने एक नई जिम्मेदारी दी, दिल्ली प्रदेश आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष के रूप में। जी हां, मैं बात कर रहा हूं आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व विधायक और मंत्री रहे सौरभ भारद्वाज जी की। सौरभ भारद्वाज जी, सबसे पहला क्वेश्चन यह है कि एक आम आंदोलन के साथ जुड़े हुए कुछ नेता जो बाद में आम आदमी पार्टी के रूप में एक संगठन तैयार करता है और फिर 10 साल दिल्ली की सत्ता में आने के बाद वो कौन सी ऐसी नाजुक कड़ी है जो टूटती है और सत्ता छीन जाती है? देखिए, अब तो कई राज्यों के चुनावों के बारे में लोग बात कर रहे हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार में रहने के कारण पूरे के पूरे वोटर लिस्ट को मैनिपुलेट कर रही है, वो चीज़ हमने हरियाणा में सुनी, हमने महाराष्ट्र में सुनी, और दिल्ली में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से इन्होंने लाखों वोटरों के वोट कटवाए और लाखों नए वोट डलवाए, बनवाए। और वही काम अब जो है वो बिहार के अंदर चल रहा है। तो अब तो ये मैनिपुलेशन मुझे लगता है सबके सामने है। जी, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा है कि आप कह रहे हो कि मैनिपुलेशन हो रहा है, ये आरोप प्रत्यारोप चलता रहा है, लेकिन जनता के साथ, जनता के बीच में जुड़े हुए आप लोगों की जो पार्टी है वो जनता की बात करती है, लेकिन बहुत सारे नेता लगातार जो है पार्टी को छोड़ के जा रहे हैं, चाहे वो आम निगम पार्षद से हो या विधानसभा से हो। अब क्या लग रहा है कि पार्टी के बीच वो मजबूती रही नहीं क्या, दोबारा से जोड़ने की एक सिलसिला? जो लोग किसी मामले में केंद्र सरकार द्वारा फंसाए गए, उन लोगों पे मुझे लगता है कि कोई प्रेशर रहा होगा। जैसे हमारे मंत्री थे राजकुमार आनंद साहब, उनके यहाँ ईडी ने छापा मारा और उनको लगातार ईडी पूछताछ के लिए बुला रही थी, और फिर उन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़ी। जब छोड़ी तो हमने बोला ये बीजेपी में जाएंगे, तो पहले बीजेपी में नहीं गए, पहले वो बीएसपी में गए, और बीएसपी से लोकसभा चुनाव लड़ने के बाद लोग विधानसभा में वो फिर बीजेपी में चुनाव लड़े। ऐसे ही हमारे दूसरे मंत्री भी थे। तो मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी एजेंसियों का इस्तेमाल करके जगह जगह तोड़फोड़ कर रही है, और आम आदमी पार्टी भी उसमें से एक। अच्छा, विधानसभा के इतिहास में भी देखा गया है कि आप सबसे ज़्यादा सीट लेके आए हैं, ठीक है। अब आम आदमी पार्टी
नए संगठन को, मतलब एक तरह से संगठन को नए तरीके से मजबूती लाने की कर रहे हैं। आपने पहल की है, महीने के अंत में एक दिन, एक रविवार आप जनता के अपने कार्यकर्ताओं से बात करते हैं। कल भी आपने कहा कि जो काम नहीं कर रहे हैं उन पे हमने कार्रवाई करनी है। तो आपको लगता है कि आपकी पार्टी के अंदर के लोगों के बीच की भी मनोबल कम हो रही है? मेरा ऐसा मानना है कि इस चुनाव में हम्म, भारतीय जनता पार्टी की तमाम छल कपट के बावजूद भी आम आदमी पार्टी और बीजेपी के वोट शेयर में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। जी बीजेपी का करीब 44.5% या शायद 45.5% था, और हमारा उनसे 2% कम, जी जी 43% परसेंटेज में बहुत वोट ज़्यादा। शेयर है। हम्म, तो एक पार्टी 27 साल बाद जो है सत्ता में आई है, और उसमें भी जो वोट परसेंटेज का मार्जिन है वो 2% ही है। तो मुझे नहीं लगता कि किसी को इसके लिए जो है बहुत ज़्यादा हताश या निराश होने की ज़रूरत है। ये एक नॉर्मल साइकिल है, और मुझे लगता है जिस तरीके से बीजेपी की सरकार काम कर रही है, बहुत जल्दी जो है जनता जो है हम लोगों के लिए अच्छा सोचने लगी है। ऑलरेडी जनता के मन में अभी अब बात आने लगी है कि भाई भारतीय जनता पार्टी के लोग तो कुछ कर नहीं रहे, इनकी सरकार कोई अच्छा काम खास कर नहीं रही है, और लोगों के मन में ये बात है कि आम आदमी पार्टी की सरकार दोबारा से दिल्ली में वापसी करे। ये कैसे संभव हो पाएगा? लोगों के बीच ये चर्चा है कि आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली छोड़ के पंजाब चले गए। पहले दिल्ली का बेटा हुआ करते थे, अब पंजाब के पुत्र हो रहे हैं। इस तरह की तमाम सारे नैरेटिव हैं। तो फिर आपको लगता नहीं है कितना मुश्किल है ये दोबारा से विश्वास लाने में देखिए, पार्टी ये नैरेटिव इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आज भी इस चीज़ को लेकर परेशान है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की पॉपुलैरिटी बरकरार है। की? एक ऐसा मुख्यमंत्री जो अपनी सीट से हार गया हो, अरविंद केजरीवाल जी, उसके बाद तो लोग गालियां देते हैं, लोग राइट ऑफ कर देते हैं, मगर आज भी लोगों के मन में अरविंद केजरीवाल जी के लिए प्यार है, और इस प्यार से ही भारतीय जनता पार्टी को परेशानी है। इसीलिए लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नए नए झूठे मुकदमे किए जा रहे हैं, पार्टी के ऊपर अलग अलग ढंग से अटैक किया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल पंजाब चले गए, अरविंद केजरीवाल दिल्ली छोड़ गए, ये सारी बातें इसलिए की ही जा रही हैं ताकि अरविंद केजरीवाल को जो दिल्ली में मोहब्बत मिलती है उसको कम किया जाए। अरविंद केजरीवाल जब दिल्ली के मुख्यमंत्री थे तब भी पंजाब जाते थे, मुकदमों से एक बात जाते रहते थे, मीटिंग्स करते थे, रैलियां करते थे जी। और आज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पार्टी की सरकार पंजाब में है तो पंजाब जाते हैं, गुजरात के अंदर बाई इलेक्शन था तो गुजरात भी गए, और मुझे लगता है एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे उनको जाना भी चाहिए। प्रधानमंत्री जी तो पूरे साल जो है अलग अलग राज्यों के अंदर जाते हैं, अलग अलग देशों के अंदर जाते हैं, चुनाव के अंदर जाते हैं, और हर एक पार्टी के बड़े नेता को जो है ये जिम्मेदारियां निभानी ही पड़ती हैं। अच्छा, जैसे आपने कहा कि आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल जी हर जगह जाएंगे, जाना ही भी चाहिए पार्टी को मजबूत करने के लिए। दिल्ली के सत्ता में आप अब रहे नहीं, पंजाब में हैं, गुजरात की बात कर रहे हैं कि आने वाले चुनाव में गुजरात में हम पूर्ण बहुमत के साथ आएंगे, तो दिल्ली ही चली गई तो क्या लगता है गुजरात में ऐसे क्या आप कर पा रहे हैं जो वहाँ पे सत्ता में दोबारा आ पाएंगे? ऐसा दिखता है कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी पिछले कई दशकों से इसलिए है क्योंकि गुजरात की जो मेजर अपोजिशन पार्टी है कांग्रेस, लोग उस पर विश्वास नहीं करते हैं। जी बिल्कुल। बीजेपी से तंग हैं, बीजेपी से परेशान हैं, बीजेपी से मुक्ति चाहते हैं, मगर अपोजिशन पार्टी जो थी वहाँ पे कांग्रेस, उस पर भरोसा नहीं है। और हमने जब पिछली बार गुजरात का चुनाव लड़ा तो लोगों ने अच्छा समर्थन दिया, हमें गुजरात में 5 सीटें मिली। अभी कुछ दिनों पहले विसावदर के अंदर बाई इलेक्शन हुआ, उसके अंदर हम लोग अच्छे से जीते, और वो दिल्ली के चुनाव की हार के बाद है कि हमने 2 बाई इलेक्शन लड़े वहाँ पे, एक गुजरात में लड़ा, एक पंजाब में लड़ा, और अच्छे रिजल्ट्स आए। तो मुझे लगता है कि पार्टी के लिए हारना जीतना तो चलता रहता है, ये तो एक पॉलिटिकल पार्टी के जो जो इसका सफ़र होता है उसके अंदर कई जगह हम हारेंगे, कई जगह हम जीतेंगे, बट एक हार से जो है मुझे नहीं लगता कि पार्टी को लोग राइट ऑफ कर देंगे। वरना आपको पंजाब में हम
जीतते हुए ना दिखते, गुजरात में हम विसावदर ना जीतते। गुजरात और पंजाब में जीत का मतलब ये है कि लोगों को लगता है कि आम आदमी पार्टी एक लंबी रेस का घोड़ा है और एक लंबी जो है राजनीतिक पारी ये लोग देश में खेलेंगे। आपने कहा अभी कि कुछ मुकदमे हैं जो गलत तरीके से आपके नेताओं को फंसा के और इधर उधर कर दिए जाते हैं। आप पर भी अभी कुछ दिनों पहले एक आरोप आया और ईडी ने सत्येंद्र जैन के साथ आपको बुलाया। क्या लगता है आपको कि कितनी मुश्किल है आपके लिए ये सब? देखिए वो भी 800 करोड़ रुपए का अब एक क्या है ना, ईडी, सीबीआई, एसीबी ये मजाक बन गए हैं। अब एक जो मुकदमा अभी एसीबी ने दर्ज किया है उसमें कहा गया है कि साहब 13 और 11 24 अस्पतालों का जो टेंडर हुआ, जी बिल्कुल 24 अस्पतालों का टेंडर और था, उसके अंदर कार्य पूरा नहीं गड़बड़ियां हुआ हुई। लेकिन 800 करोड़ रुपए खर्च हो हाँ गए हाँ, उसमें। और उसके अंदर जो है ज़्यादा पैसों की सैंक्शन दे दी गई। जी जी ठीक है। अब पहली बात तो ये जो टेंडर हुए ये 2018-19 के, खुद वो कंप्लेंट कहती है 18-19 में सैंक्शन हुई। जी जो 6 अस्पतालों का हुआ वो 2021 में हुआ। जी मैं मंत्री बना हूँ 2023 में, जब जो है सत्येंद्र जैन साहब 2022 में जेल चले गए। उसके बाद उनके जो डिपार्टमेंट थे वो मनीष जी को दे दिए गए और फिर मनीष जी 2023 में जेल में चले गए। और जब मनीष जी और सत्येंद्र जैन साहब दोनों जेल में चले गए तो मैं और आतिश ही मंत्री बने। तो जब मैं मंत्री ही 2023 में बनाऊँ तो जो अस्पताल आपने 2021 में शुरू किए या 2018-19 में शुरू किए उसमें आप मेरे ऊपर जो है कैसे वो डालते? वो टाइम बाउंडेशन एक बताया कि इस टाइम में होना चाहिए था, वो टाइम मैंने गूगल पे देखा जी केंद्र सरकार के करीब 54% प्रोजेक्ट जी लेट होते हैं जी, और राज्य सरकारों का तो और भी बुरा हाल है। मतलब आप ये रानी झांसी फ्लाईओवर सोचिए, ये शायद 4 या 5 साल में बनना था, ये 18 या 20 साल में बना है। और सेंट्रल गवर्नमेंट के ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो ऐसे ही 5-5 साल। बुलेट ट्रेन जो थी जी वो 2024 में बोला था प्रधानमंत्री जी ने, 2014 में जब शुरू किया था 15 में, कि 2024 तक बुलेट ट्रेन चल जाएगी। अब कह रहे हैं कि शायद 2035 तक ये बुलेट ट्रेन आएगी। तो 10 साल तो यही हो गया। और बताया जाता है कि इसका जो खर्चा था वो भी लगभग अब डबल हो जाएगा। तो ये तो हमारे सामने ही है। तो क्या आप बुलेट ट्रेन की देरी के लिए इनके जो मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, क्या उन पर मुकदमा कर देंगे? जी बिल्कुल है, क्या उनके नाम से मुकदमा कर देंगे? या जितने भी प्रोजेक्ट डिले होते हैं उनमें मंत्रियों के नाम पे कभी एफआईआर होती है? और एफआईआर भी भ्रष्टाचार की हो सकती है क्या? नहीं, वो तो ठीक है, ड्यूरेशन का एक मसला है। इसमें तो दूसरा मसला ये है कि काम ही नहीं हुआ और पैसे खर्च हो गए। जैसे कि बहुत सारे प्रोजेक्ट अभी इन्होंने बताया, गिनाया विधानसभा में भी, कि बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कि नाम शुरू किया गया कि इस पे काम करना, एडवर्टीजमेंट में उससे ज्यादा खर्च हो गया, जो कैग की रिपोर्ट में भी उन्होंने। तो किस अफसर ने दे दी है वो पेमेंट? मंत्री तो नहीं पेमेंट करता। अच्छा, मंत्री तो चेक साइन नहीं करता जी, अफसर ने किया होगा। उस अफसर पे भी तो करोगे। तो अफसर साहिब पे आप अभी जैसे बीच नहीं में, मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो पेमेंट की फाइल क्या मंत्रियों पे आती थी? हमारे पास तो नहीं आई जी, मेरे तो 2 साल के कार्यकाल में एक बार भी नहीं आई कि फला प्रोजेक्ट की पेमेंट करनी है या पार्शियल करनी है या आधी करनी है। मेरे पास आज तक नहीं आई कोई फाइल जी। तो जब हमारे पास कोई फाइल ही नहीं आई और ये पेमेंट जो है अगर नीचे हो रही थी तो कम से कम उन अफसरों को तो पकड़ लो। और वो अफसर किसके अधीन थे? वो तो एलजी के अधीन थे। हमारे अंडर तो अफसर थे ही नहीं। ना हमको ट्रांसफ़र कर सकते, ना हम उनकी पोस्टिंग कर सकते, ना हम उसको सस्पेंड कर सकते, ना हम उसको शो कॉज कर सकते। तो फिर वो तो इनके अधीन थे, फिर तो इनके नाम पे भी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। जी, आपको लगता है कि कुछ चीजें मैनिपुलेट की ये जो मजाक है ना, ये मजाक जिस तरह से बनाया जा रहा है, इसीलिए कल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा, ईडी को कहा कि आप अब राजनीतिक हो गए हैं। हाँ जी, आप हर चीज में अब राजनीतिक काम करने लग गए हैं। जी, टिप्पणी आई और सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल को कहा कि आप ज़्यादा ना बोलें वरना हम और ऐसी टिप्पणी कर देंगे, फिर आप कहेंगे कि हमने टिप्पणी कर दी, इसलिए आप इशारे को समझें। तो ये तो अब ओवरऑल सब जगह दिख रहा है, सब जगह लोगों को समझ में भी आता है। अच्छा, अधिकारियों के मसले को लेकर अभी बीच में कुछ अखबारों में, इवन पंजाब केसरी ने प्रमुखता से इस खबर को लगाई थी कि सरकार ने यह तय किया है कि जो कोई भी मंत्री हैं
वो डायरेक्ट राजस्व विभाग के किसी को मतलब डीसी और एडिशनल उनको नहीं बुलाएंगे, तो उस पर आपने कहा कि भैया ये क्या है, मतलब अब मंत्री के पास कोई पावर ही नहीं रहेगा, क्या पूछना। क्या लगता है आपको, क्या दिक्कत क्या है भैया? ये बड़ा हैरान करने वाला ऑर्डर है। हाँ। कि मुख्यमंत्री जो राजस्व विभाग की मंत्री हैं, उनके विभाग द्वारा ऑर्डर निकाला गया कि कोई भी मंत्री या विधायक अब डीएम को नहीं बुला सकता, और डीएम को अगर बुलाना है तो पहले जो है मुख्य सचिव तय करेंगे। जी बिल्कुल। तो मंत्री के तो नीचे है मुख्य सचिव, मंत्री कैसे मुख्य सचिव से कहेंगे कि साहब मुझे डीएम की जरूरत है, आप इजाजत दे दीजिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। हाँ, यही आपकी टिप्पणी थी कि कुछ एक मुख्यमंत्री क्यों नहीं चाहती कि मंत्री जो है डीएम को बुला ले? जी भाई, जैसे मुख्यमंत्री खुद बुला लेती है ऐसे मंत्री भी बुला लेगा, और मंत्रियों को पता है किस चीज में डीएम की जरूरत है किस में नहीं है। और ऐसा ऐसा हुआ है कि ये पावर्स जो है मंत्रियों से छीनी जा रही हैं, एमएलए से छीनी जा रही हैं, ये गलत है। आपको लगता है अंदर खाने कोई ऐसी बात है? मुझे लगता है कुछ है इनके बीच में। अच्छा। जो है पब्लिकली नहीं है, मगर साफ तौर पे मैंने एक अखबार की खबर पढ़ी कि अपने ही विधायकों और मंत्रियों के पर खतरे, इस तरीके की पंजाब के स्टिकी ही अच्छा इसी की थी। तो मतलब ये चीज दिखती है। अच्छा सर, एक चीज है, जैसे कि आप लोगों को 10 साल मिला यमुना सफाई और तमाम सारी चीज़ों को लेकर, केजरीवाल जी खुद कहते हैं कि नहीं कर पाया मैं, सड़कों के गड्ढे, और यही चीज़ अभी मौजूदा सीएम भी कह रही हैं कि बहुत बुनियादी ज़रूरतें हैं दिल्ली के लोगों की, जो अब तक नहीं हो पाया था, उस पर काम भी कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि पिछले 4-5 महीनों में जो काम दिल्ली सरकार कर रही है, चाहे वो वायु प्रदूषण को लेकर हो या यमुना को लेकर, यमुना सफाई को लेकर हो, क्या लग रहा है कहाँ तक वो जस्टिफाई कर पा रहा है? देखिए, यमुना की सफाई के लिए मीटिंगें तो बहुत हो रही हैं, उनकी फोटो भी बहुत छप रही है अखबार में जी, कि गृह मंत्री ने मीटिंग ली, हरियाणा के मुख्यमंत्री से मिले, ये किया वो किया, मगर जमीन पर जो खबर परसों अखबारों में छपी हुई है कि यमुना का प्रदूषण घटने की बजाय बढ़ गया। हाँ, आपने मुबारकबाद भी दिया था जी। और दूसरी बात ये कि पल्ला से वजीराबाद का जो ये यमुना का हिस्सा है जी, उसमें कोई दिल्ली का नाला नहीं जुड़ता, क्योंकि पहला नाला जो जुड़ता है वो वजीराबाद पे जुड़ता है, जिसके बाद यमुना जो है मैली हो जाती है। मगर अब पल्ला से वजीराबाद तक की यमुना के अंदर भी प्रदूषण जो है वो बढ़ गया है, और इतना बढ़ गया है कि मछलियां जो थी उसके अंदर वो मर गई हैं जी। तो इसका मतलब ये है कि प्रदूषण बढ़ गया, घटने की जगह बढ़ गया। और जब हम पहले कहते थे कि भाई हरियाणा से प्रदूषण आ रहा है, तो हरियाणा के मुख्यमंत्री छलांगे मारने लग जाते थे, कहते थे कि झूठ बोल रहे हैं, केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं। यही तो हुआ था कि केजरीवाल जी ने यही तो कहा था कि भाई ये जो अमोनिया है ये हरियाणा से आ रहा है। उसके ऊपर उनके ऊपर मुकदमा भी कर दिया उन्होंने कि जी ये तो बड़ा गलत है, और बीजेपी भी बड़ा चिढ़ती थी इस बात को लेके। मगर अब आप देखिए कि 2-3 दिन से लगातार मैं अखबार में पढ़ रहा हूं, ये बयान चल रहा है केंद्र सरकार की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से, कि हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली सरकार तीनों को मिलके जो है यमुना को साफ करना पड़ेगा, क्योंकि प्रदूषण तीनों राज्यों से आ रहा है। अब कैसे मान लिया आपने? क्योंकि ये बात सच है। ढासा बॉर्डर से जो है, हरियाणा का ढासा बॉर्डर है दिल्ली से, वहां से नजफगढ़ नाला एंटर करता है दिल्ली में बादशाहपुर की ड्रेन से, और उसमें दुनिया भर का इंडस्ट्रियल वेस्ट और मल दिल्ली के अंदर एंटर करता है नजफगढ़ से, और वो नजफगढ़ का नाला आके मिलता है यमुना में। तो एक तो ये हरियाणा से नाला आया, और दूसरे आती है शाहदरा ड्रेन जो यूपी से आती है, उसके अंदर भी बहुत सारा इंडस्ट्रियल वेस्ट और मल आता है, वो भी आके यमुना में जुड़ता है। तो हरियाणा और उत्तर प्रदेश से एक बड़ा हिस्सा पोल्यूशन का, प्रदूषण का यमुना में मिलता है। ये एक फैक्ट है, आप इसको नहीं बदल सकते। मगर अरविंद केजरीवाल कहते थे तो साहब ये तो राजनीति कर रहे हैं, तो झूठ बोल रहे हैं, इनको करना नहीं है। अब वही बात रेखा गुप्ता कहती हैं, तो अब भारतीय जनता पार्टी इस पर चुप है। क्यों? क्योंकि पहले ये लोग राजनीति करते थे, पहले ये लोग भर भर के पोल्यूशन जो है भेजते थे, और इनको लगता था ठीक है केजरीवाल जी के ऊपर जाएगा तो जाएगा। तो अब धीरे धीरे लोगों को सच्चाइयां सामने आएंगी। और हमने आप अगर टाइम बॉन्ड की बात की जाए कि 10 साल आपको लगे तब भी यमुना साफ नहीं हो पाई, अगर बीजेपी के बारे में कहा जाए, उन्होंने कहा कि हम अगले 1 सालों में जो है इस पे, देखिए मैं आपको चला देंगे, टाइमलाइन के हिसाब से बताऊं
2024 के अंदर यमुना साफ हो जाती। हमारे जितने भी सीवर ट्रीटमेंट प्लांट चल रहे थे, इंटरसेप्टर के प्रोजेक्ट चल रहे थे, वो सब ऑन टाइम चल रहे थे। और ये बाकायदा डॉक्यूमेंटेड है, ऐसा नहीं कि मैं आज आपको कह रहा हूँ। जी बिल्कुल, मैंने बाकायदा प्रेजेंटेशन की है मीडिया के सामने। और ऐसा नहीं है कि मैंने किया है, नहीं, मेरे से पहले जो मंत्री थे सत्येंद्र जैन साहब, और उससे पहले जो मंत्री थे अरविंद केजरीवाल, वाटर मिनिस्टर, इन लोगों ने कई सालों से इसकी प्लानिंग की, उसके लिए बजट दिया, एसटीपी प्लांट्स के लिए बजट दिया, और उन पे काम चल रहा था। मगर जब ये नए एलजी आए 2023 में, और इनके दौरान जो अफसरशाही का पूरा रवैया बदला, उसमें जानबूझ के जल बोर्ड और जल बोर्ड की तरह कई और अहम महकमों के पैसे को रोका गया। और पैसे को रोकने की वजह से जो है ये सारे के सारे प्रोजेक्ट्स डिले हुए। अगर आप पैसा रोकेंगे तो वो डिले होंगे। तो जल बोर्ड के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के पैसे रोके गए, तो ऑन रिकॉर्ड है। और अगर पैसे रोकने से डिले करना एक एसीबी का मुकदमा ला सकता है, तो मुझे लगता है जल बोर्ड में भी एसीबी का मुकदमा होना चाहिए। क्योंकि जल बोर्ड में तो बाकायदा फाइनेंस डिपार्टमेंट ने जल बोर्ड के पैसे को रोक के जल बोर्ड के सारे प्रोजेक्ट्स डिले किए, सारे के सारे, और 2 साल तक डिले किए, 2023-24 और 2024-25। तो यानी ये कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी 2024 के मतलब 24 और 25 के बीच में बहुत सारी चीज़ें पे बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम कर रही थी, लेकिन कुछ प्रोजेक्ट्स, कुछ जानबूझ के कुछ चीज़ों को लटकाया गया। एक नया नैरेटिव उस वक्त आया कि अरविंद केजरीवाल के शीश महल को लेकर एक बातचीत चली, और उसके बाद एक तमाम दिल्ली में एक मुहिम सा चल गया कि भाई पैसा जो है वो कहीं और जाके खर्च हो रहा है। आपको लगता है ये एक वजह रही होगी आम आदमी पार्टी को? मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी ने इस चीज़ को बहुत अच्छे से हैंडल नहीं किया। जी, आम आदमी पार्टी को शुरू से इस बात पे कहना चाहिए था कि भाई दिल्ली में कोरोना के समय 2 बड़े राजनेताओं के ऑफिशियल घर बने, है ना? हाँ, वो आप प्रधानमंत्री जी का घर बना, जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री जी का घर बना। दोनों को एक दिन के लिए मीडिया के लिए खोल दिया जाए। भाई मीडिया अंदर चक्कर लगा लेगी, वीडियो बना लेगी, और फिर जनता पे छोड़ दिया जाए कि जनता तय कर ले कि भाई किसने पैसा खर्च किया, किसने पैसा खर्च नहीं किया। आम आदमी पार्टी की ये गलती हुई कि इस बात को आम आदमी पार्टी ने बहुत लेट कहा। आम आदमी पार्टी इस संकोच में रह गई कि चलिए छोड़िए, प्रधानमंत्री के घर के बारे में क्या कहना, अरे ये इतनी बड़ी बात कोई ना है, मकान तो सरकारी बनाए और सबके बनते हैं, और सरकारी मकान है, जो मुख्यमंत्री होगा वो उसमें रहेगा, तो ये इतना बड़ा मामला कोई ना है, इसके अंदर क्यों इतना जो है इस चीज़ को तूल देना। मगर पीछे से बीजेपी ने इसको बहुत तूल दिया, और मुझे लगता है कि हमारी पार्टी के तौर पे मैं उसमें हूँ, हमारी ये गलती नहीं कि हमें प्रधानमंत्री के घर के साथ इसकी जो तुलना है करने में देरी करके, जिसकी वजह से हमें इस बात जब हमने कही उस बात से 1 साल पहले कहनी चाहिए थी। जी, ये हमारी एक कम्युनिकेशन की। तो अभी सीएम के आवास को लेकर भी एक आवंटन हुआ था 60 लाख का, जिस पे आपने काफ़ी कहा कि अब जो है ये, भाई मेरा तो बड़ा साधारण सा उसके अंदर कहना है कि उसके अंदर 14 एयर कंडीशनर्स की बात कही गई। हालांकि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी को एक की जगह 2 कोठियां आवंटित की गई। जी बिल्कुल, एक मंत्री एक कोठी में रहता है, दूसरा मंत्री दूसरी कोठी में रहता है। वो 2 मंत्रियों द्वारा जो कोठियां ली जाती हैं उसको रेखा गुप्ता जी रहेंगी, ठीक है। अब वो कहा जा रहा है कि साहब उनका ऑफिस भी बनेगा, मंत्री का ऑफिस भी बनता ही है, ऐसा कोई ना मंत्री बिना ऑफिस के थे, मंत्रियों के ऑफिस थे वहाँ पे, मगर उसके बावजूद वो उसके लिए डबल स्पेस चाहती हैं। हमें कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा है, रहना चाहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। अब मंत्री पहले भी रहते थे तो भी उनके पास एयर कंडीशनर तो थे ही, मकानों में लगे होंगे, मगर उसके बावजूद उन्हें 14 और चाहिए थे। तो अगर चाहिए तो मैं आज भी रेखा गुप्ता जी से कहता हूँ कि आप लगवा लो, हमें कोई इससे दिक्कत कोई ना है, मगर आप बताओ कि 14 चाहिए थे आपको एयर कंडीशनर। अगर नहीं चाहिए थे तो भी आप ये बोलिए, फिर हम ये देखेंगे कि भाई आपको तो चाहिए थे ही नहीं, और 14 एयर कंडीशनर क्यों लगा रहा था पीडब्ल्यूडी। इतना हल्ला जो हुआ कि आपको एक माइक्रोवेव ओवन था, उसके अंदर एक बड़ा फ्रिज था, उसमें 4 LCD 55 इंच के थे, एक LCD 65 इंच का था, ये तमाम बहुत सारी LED लाइट्स और कई सारी चीज़ें थी। तो क्या उसकी ज़रूरत थी या नहीं थी?
और थी तो लगवा लीजिए, हमें क्या दिक्कत है इसमें, हमें कोई परेशानी कोई ना। वो तो कहते हैं कि मैं लोगों के बीच जाती हूँ, मेरे घर के बाहर जनता जनार्दन सुबह सुबह आ जाती है, तो मुझे बड़ा स्पेस की जरूरत हुआ करता था। बिल्कुल, हम तो कह ही रहे हैं, हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बाद में वो फिर विवाद में आने के बाद फिर वो उन्होंने वापस भी कर लिया मैंने गया। सुना वापस ले लिया। हाँ, तो आपको लगता है कि आप लोगों ने बोला है इसकी वजह से ये विवाद ना बढ़ जाए, इसलिए वजह उन्होंने इसको वापस कर लिया, ऐसा लगता है आपको? भाई मेरा तो यही मानना है कि 14 AC अगर आपको चाहिए थे तो लगवा लीजिए। हाँ जी। और अगर नहीं चाहिए थे तो आप ये बता दीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अब आपने टेंडर तो वापस ले लिया, मगर अब किसी और तरीके से जो है वो AC लगाए जाए। अब वो DSIDC के द्वारा लगाए जाएं या DTDC के द्वारा लगाए जाएं या किसी और महकमे द्वारा जो है इनडायरेक्टली लगाए जाएं, वो ठीक नहीं है ना। अच्छा, एक चीज़ है, यमुना पे हमने बात कर ली, एयर पोल्यूशन एक बड़ा मसला रहा है। हाँ। तो आपने भी कई बार मनजिंदर सिंह सिरसा जी को भी आपने टैग किया कि भैया ये जो बता रहे हैं AQI वो एग्जैक्ट नहीं है, वो जहाँ अपनी मर्जी से जगह को चूज करते हैं और उसके हिसाब से AQI उन्होंने तय कर देते हैं। तो इनके जो कोशिशें हैं, लगातार जो ये कोशिश कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि वो सही दिशा पे जा रही है? देखिए ऐसा है, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 में बनी तो इन्होंने सोचा कि GDP कैसे बढ़ाई जाए। तो एक तरीका तो ये है कि देश के अंदर विकास होगा तो GDP बढ़ जाएगा। जी बिल्कुल। दूसरा तरीका ये है कि GDP के जो आंकड़े हैं उसके अंदर कुछ ऐसा खेल कर दिया जाए कि अब GDP जिस तरह से कैलकुलेट किया जाता है वो नया तरीका बना दिया जाए तो अपने आप बढ़ जाएगा। तो उन्होंने वही किया। अच्छा। इन्होंने एक नई तरीका अपनाया कि इस तरीके से अगर हम GDP को नापेंगे तो बढ़ के दिखेगा। अच्छा। जिसकी आलोचना भी हुई। हाँ जी। मगर आलोचना करने वाले 5-10% लोग होंगे, बाकी लोगों को तो यही सुनेंगे कि भाई GDP बढ़ गया। तो इन्होंने GDP बढ़ा दिया। लोगों की नौकरियां नहीं लग रही, लोगों के हर साल जो तनख्वाह बढ़ती थी वो नहीं बढ़ रही, लोग जो है बेरोजगार घूम रहे हैं, गरीबी बढ़ गई, तमाम चीज़ें हो रही हैं, बट GDP बढ़ गया। ठीक है, उसी तरीके से अब इन्होंने किया। इन्होंने कहा भाई पोल्यूशन तो कम नहीं कर सकते बट AQI कम करना है। वो कैसे करेंगे कि जो AQI नापने वाले जो मीटर हैं, जी बिल्कुल, उनको जंगलों में जाके लगा दिया जाए। हाँ, यही क्वेश्चन था आपका कि पहले तो आपने वो जो है मेन रोड के पास लगा था, तो जाहिर सी बात है धूल पोल्यूशन से वो जो है AQI बढ़ेगा। अब आप उसको जाके इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी के पार्क में लगा दो, JNU के पार्क में लगा दो, रिज के जंगल के अंदर लगा दो, नजफगढ़ में पीछे कहीं जाके जो है कैंपस में लगा दो, जाहिर सी बात है AQI अपने आप कम हो जाएगा। मैंने तो सिरसा जी को कहा कि आप अपने कमरे में लगा लो, अपने कमरे के अंदर चला दो वो क्या कहते हैं वो जो होता है ना एयर फिल्टर प्यूरीफायर। जी बिल्कुल, प्यूरीफायर लगा दो उस कमरे में और वहाँ एक वो मीटर लगा दो। दूसरा एक मुख्यमंत्री के घर में प्यूरीफायर लगा दो कमरे में, उनको भी साफ हवा मिल जाएगी और वहाँ मीटर भी लगा दो, तो अपने आप बिल्कुल ही कम हो जाएगी। तो ऐसे काम कर रहे हैं। अच्छा, एक सवाल है कि देवी बस चली अभी, है ना, इन लोगों ने उतारा देवी बस। आपने कहा कि ये प्रोजेक्ट आम आदमी पार्टी का ही था जिसको इन्होंने चोरी किया। लगता है क्या आपको लगता है कॉपी पेस्ट जैसा मसला यहाँ है? वो तो बस आई हुई थी। देखिए वो बस तो आई हुई थी, हमारी सरकार ने उनका इनॉग्रेशन कर दिया था, वो बाकायदा डिपो के अंदर खड़ी हुई थी। आपने एक ट्वीट भी किया था। कुछ अफसरों ने उसके अंदर कोई तकनीकी जो है पेंच फंसा दिया कि ये पेंच है, कोई मेक इन इंडिया का कोई पेंच फंसा दिया उसके अंदर कि साहब इसके अंदर जो है फला पार्ट जो है वो मेक इन इंडिया का होना चाहिए था, इसलिए वो सड़क पे नहीं आई। तो हमने पूछा कि क्या ये जो 6 महीने बाद सड़क पे आई हैं इनका वो पार्ट बदल दिया गया, या जिन अफसरों का ऐतराज़ था अब ऐतराज़ नहीं है, क्योंकि बसें तो ये वही हैं। ऐसा तो हुआ नहीं कि बसें वापस गई हैं फैक्ट्री में और इनमें कुछ बदल के आया वापस, ये तो वही बसें हैं। तो इसका मतलब आपने उस वक्त जानबूझ के सड़क पे नहीं उतरने दिया जी, ये सोच के कि कहीं अरविंद केजरीवाल को क्रेडिट ना मिल जाए। अब आपकी सरकार बन गई तो अब अफसरों ने वो ऐतराज़ वापस ले लिया और उनको आपने नाम बदल के उतार दिया। कितना कारगर लग रहा है ये प्रोजेक्ट देवी बसों का, जो गलियों के बीच से जो केजरीवाल जी ने भी कहा ये तो हमारा जो है आइडिया था और अच्छा आइडिया था। काम हो पा रहा है, मतलब लोगों को मिल पा रही है देवी की सुविधा? अब देखिए इनको रूट्स जो इन्होंने रूट तय किए हैं वो थोड़े से इनको ऐसे रूट देखने पड़ेंगे जहाँ पे पब्लिक आती हो। अभी तक तो खाली दिख रही है, वो बसें खाली घूम रही हैं। कह रही थी अभी लोग बस स्टैंड पे भरे हुए हैं बट बसें खाली हैं। तो ऐसा लगता है कि इनके जो रूट्स का जो इन्होंने चयन किया है वो कोई वैज्ञानिक तरीके से नहीं किया, अभी तो ऐसी चल रही है। और अगर इसको ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण से तय कर देंगे तो इसका इस्तेमाल हो जाएगा। जैसे सर एक चीज़ है, जैसे अभी आपको नई अध्यक्ष का जिम्मेदारी मिली है, तो अभी आप पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी जोड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ। फिर से आपने कहा कि नए तरीके से हम काम करेंगे।
कितनी मजबूती के साथ आप इस पे कर रहे हैं और क्या लग रहा है कितने लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं? अच्छा हो रहा है, अच्छा लोगों के साथ जो है हम्म, समर्थन मिल रहा है, प्यार मिल रहा है। और मुझे लगता है लोग आम आदमी पार्टी से और अरविंद केजरीवाल जी से प्यार करते हैं दिल्ली में, और उनको ये बात महसूस हो रही है कि अरविंद केजरीवाल आज सरकार में नहीं है, आज मुख्यमंत्री नहीं है, तो आज गरीब और आम लोगों का जो है रहना जो है मुश्किल हो रहा है। मोहल्ला क्लिनिक बंद किए जा रहे हैं, अलग अलग बहाने बना के स्कीमें बंद की जा रही हैं। फरिश्ते स्कीम बंद कर दी, एक्सीडेंट होता था किसी का तो मुफ्त इलाज हो जाता था प्राइवेट अस्पताल में, वो बंद कर दी। सरकारी अस्पताल में ऑपरेशन ना हो तो प्राइवेट अस्पताल में करा दिया जाता था, वो स्कीम बंद कर दी। सरकारी अस्पतालों में दवाइयाँ मिलती थी मुफ्त, वो भी नहीं मिल रही हैं। तो तमाम जो स्कीमें दिल्ली के गरीब लोगों के लिए थी बंद की जा रही है। रोज़ बिजली जाती है, लंबे लंबे पावर कट हो रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों की फ़ीस बढ़ गई है। तमाम दावों के बावजूद जो है प्राइवेट स्कूलों ने फ़ीस वापस नहीं की है, और गंदा पानी आ रहा झुग्गी है, तोड़ने का एक मसला झुग्गी था तोड़ने कि का भी चल रहा है, लगातार गरीबों को उजाड़ा जा रहा है। सरकार तो कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार जो है तोड़ा जा रहा है। देखिए, वो तो सरकार जो है किसी ना किसी बहाने से गरीबों को उजाड़ रही है, ये तो सबको दिख रहा है। और आप उजाड़िए, मगर उनको कम से कम घर तो दीजिए। तो कह रहे हैं कि हमने तो मकान दिया है, केंद्र सरकार ने दिया है, आम आदमी पार्टी ने तो सिर्फ वादे किए थे। कह रहे हैं मगर दिया नहीं है उन्होंने। अगर दे दें तो लोग क्यों रोएं सड़कों पे? लोग सड़कों पर रो इसलिए रहे हैं क्योंकि मकान की बात की जा रही है मगर दिया नहीं जा रहा। 100 झुग्गियाँ उजाड़ी जा रही हैं तो 5 लोगों को मकान दे दिया गया, 95 को जो है निकाला जा रहा है। तो अब आपकी नई रणनीति क्या है? बस एक लास्ट क्वेश्चन है को कि आम आदमी पार्टी की अब नई रणनीति क्या है? कोई ऐसी क्या रणनीति किस पे काम करेंगे कि जनता का विश्वास दोबारा से हम तो ये देख रहे हैं कि हमें रणनीति बनाने की जरूरत ही नहीं है जी। भारतीय जनता पार्टी अपने आप दिल्ली के अंदर 6 महीने में ऐसा माहौल बना चुकी है कि लोग ये कह रहे हैं कि आज चुनाव हो जाए तो अरविंद केजरीवाल दोबारा मुख्यमंत्री बन जाए। हमारे बिना कुछ करे जो है भारतीय जनता पार्टी अपने कर्मों से ऐसा माहौल बना रही है। तो ये थे आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेता, पूर्व मंत्री व मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज, जिन्होंने अपनी बातें बड़ी ही बेबाकी से रखी है। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी.com।